करेंगे आयुर्वेद डी फार्मा और आयुर्वेद जीएनएम के स्टूडेंट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के बीच में लेकर के आ रहा हूँ। उसी क्रम में आज जो टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर और जीएनएम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेद से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके कुछ टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। और मैं बार बार आपको ये बता देता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि जो भी टॉपिक है वो डिफरेंट नहीं है। आप अदर स्टेट के भी हैं और आयुर्वेद से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो आपके कॉमनली हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिलेबस में कौन कौन से उनके टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मेरे उस चैनल पे हैं और बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं और उसी वीडियो को आप देख रहे हो और उसी वीडियो में आप कमेंट कर रहे हो कि सर डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लास के कुछ टॉपिक बता दीजिए, सर जीएनएम फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक बता दीजिए। तब जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक पे आप कमेंट कर रहे हो वो आपके सब्जेक्ट सिलेबस से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं बताई जा रही है, उसमें साफ साफ मेंशन होता है सिलेबस, जो सब्जेक्ट है आपका और जो टॉपिक है मेंशन होता है। तो जरूरत है आपको अपने सिलेबस को पढ़ने का। तो मैं बार बार आपको यही कहता रहता हूँ, जब तक आप अपना सिलेबस और सब्जेक्ट नहीं जानेंगे, सब्जेक्ट सिलेबस नहीं जानेंगे तो फिर आपको अपने टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि लेक्चर वीडियो जो आपको दी जा रही है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बी फार्मा भी अगर आप आयुर्वेद से करते हो तो आपको भी द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय पढ़ना पड़ता है। आप बीएमएस के भी स्टूडेंट हो तो आपको भी द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। मेडिसिन प्रिपरेशन से रिलेटेड, मेडिसिन को समझने से रिलेटेड ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी से एक टॉपिक मैंने आज अलग किया है जो आपके लिए जरूरी है और कंबाइंड टॉपिक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जीएनएम के स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ईयर में अपने सब्जेक्ट में द्रव्य गुण विज्ञान और भेषज की कल्पना में इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो टॉपिक है द्रव्य गुण विज्ञान का है और द्रव्य परिचय से टॉपिक मैंने लिया है। तो ये जो टॉपिक है ये संधान कल्पना का है। यदि आप जीएनएम के स्टूडेंट हो तो आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो द्रव्य गुण विज्ञान और भेषज कल्पना का जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं भेषज कल्पना का, तो इस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक भेषज कल्पना में मिल जाएगा जिसको हम संधान कल्पना कहते हैं। तो संधान सबसे पहले समझेंगे कि संधान क्या है और फिर कल्पना को समझेंगे। जब भी आपको ये वर्ड मिलता है भेषज, तो भेषज का मतलब होता है औषधि या दवा। तो जब भी भेषज आप सुने तो भेषज सुनते ही आपको ये होना चाहिए, डायरेक्टली आपको ये बताना है कि भेषज का मतलब होता है औषधि और कल्पना का मतलब होता है उसकी निर्माण विधि या निर्माण करने की प्रक्रिया। तो आप भेषज कल्पना का मतलब डायरेक्टली समझ लीजिए कि भेषज कल्पना मतलब होता है औषधि निर्माण विधि। और अब बात करते हैं संधान की। तो संधान का मतलब हो गया कि जब भी किसी औषधि को गुड़ के साथ या जल के साथ पाक करके, पका करके या उसी तरह मिक्स करके, जल के साथ मिक्स करके और कुछ दिनों के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया, कुछ दिनों के लिए उसी तरह रख दिया जाता है और उससे तीक्ष्ण गंध आने लगती है, महक आने लगती है, तो उसको हम संधान कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा देहात वगैरह में कि आप जब गन्ने का रस वगैरह जो होता है उसको आप किसी घड़े में रख देते हो, कुछ महीनों के लिए रख देते हो और वो सड़ जाता है, उससे खट्टी महक आने लगती है, तीखी महक आने लगती है, स्वाद उसका बहुत खट्टा हो जाता है। तो लोकली भाषा में लोग सिरका कह देते हैं उसको। तो जो सिरका है वो भी एक तरह का संधान करके ही बनाया गया प्रोडक्ट है और सिरका भी आपके सिलेबस में मिल जाएगा भेषज कल्पना में, सिरका को भी पढ़ने के लिए। तो ये जो संधान कल्पना है, संधान कल्पना का मतलब यही हो गया कि जिस विधि से औषधि का पाक करके या उसी तरह बिना पाक किए गुड़ के साथ या जल के साथ रख करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे तीक्ष्ण गंध आने लगती है। जो योग बन के तैयार होता है उसी को हम संधान कहते हैं और जिस विधि से ये चीजें तैयार हुई है उसको हम कहते हैं संधान कल्पना। तो संधान में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। जैसा कि मैं दो ही चीज बताऊंगा, और भी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले दो चीजों पे बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। जैसे कि पहला आता है आसव और दूसरा आता है अरिष्ट।
तो जितने भी आसव और अरिष्ट आपको मार्केट में मिलते हैं वो सभी संधान कल्पना विधि से ही गुजारे जाते हैं, सभी को संधान कल्पना करके ही बनाया गया होता है। तो जो आसव है और अरिष्ट है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप डायरेक्टली अगर देखें द्राक्षारिष्ट या द्राक्षासव, द्राक्षासव भी आपको मार्केट में मिल जाएगा और द्राक्षारिष्ट भी मिल जाएगा, द्राक्षारिष्ट। तो मतलब ये कि द्राक्षा जो है एक तरह का फल है, एक औषधि पौधे से लिया गया फल है द्राक्षा, और इस औषधि के साथ कुछ और औषधियों को मिला करके पाक किया जाता है और उसका आसव और अरिष्ट बनाया जाता है, और उसी प्रक्रिया के द्वारा इसका नाम भी मिल जाता है। अगर आसव है तो द्राक्षासव और अगर अरिष्ट है तो द्राक्षारिष्ट। उसी तरह से आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, अमृतारिष्ट। तो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग औषधियों से आसव और अरिष्ट की प्रक्रिया द्वारा, संधान की विधि द्वारा बनाई जाती है, और इनका जो शरीर पे है जो प्रभाव है बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बहुत ही कारगर दवाइयां होती हैं। अब बारी बारी से देखेंगे कि जो आसव है वो किस हिसाब से बनाया जाता है, किस हिसाब से इसकी कल्पना की जाती है, और जो अरिष्ट है इसकी निर्माण विधि क्या है। तो दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक आपकी क्लियर नहीं होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब बारी बारी से देखते हैं कि आसव और अरिष्ट जो है उसकी निर्माण विधि क्या है, किस हिसाब से इसको निर्माण हम करते हैं। देखते हैं कि जो आसव है वो किस हिसाब से बनाया जाता है और अरिष्ट जो है किस हिसाब से बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आसव की। तो आसव क्या है, यदि जो भी औषधि द्रव्य है, यदि औषधि द्रव्य को लेकर के औषधि द्रव्य को हम क्या करें, किसी भी जो प्रक्षेप द्रव्य है, प्रक्षेप द्रव्य जो भी है, चाहे वो गुड़ हो गया या शर्करा हो गया, गुड़ या शर्करा में औषधि द्रव्य को गुड़ या शर्करा में रख करके बढ़िया से हम क्या करें, उसको किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में लेकर के रखना है। तो मिट्टी के पात्र में अगर लंबे समय के लिए लगभग 1 मास तक आप रख देते हो उसका मुंह बंद करके, मतलब कि जिस भी पात्र में आप रखें, मिट्टी के पात्र में अगर रखें तो इसका मुख क्या कर देना है, मुख बंद करके रखना है, और लगभग 1 मास तक मुख बंद करके अगर रख देते हैं, और जब ये मद हो जाए या किण्वन प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से सड़ जाए और इससे एक तीक्ष्ण गंध आने लगे या मद बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो आसव है, या ये जो विधि है आसव कल्पना की विधि कहलाती है। तो एक बार मैं और बता दूं, आसव जो है वो किसी भी औषधि द्रव्य का एक योग होता है जिसको जल के साथ गुड़ का प्रक्षेप या चीनी का प्रक्षेप जो है दे करके, और उसमें 1 मास तक पर्यंत उसको मुख बंद करके कहीं रख दिया जाता है। किसी भी कमरे में आप रख सकते हैं, अंधेरे कमरे में रख सकते हैं। जब उसमें किण्वन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो किण्वन जब हो जाता है तो वो पूरी तरह से सड़ जाएगा, उससे एक तीक्ष्ण तीखी गंध बाहर आने लगती है। तो पहचान है कि आपका जो आसव है पूरी तरह से तैयार हो गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आसव की कल्पना इस हिसाब से की जाती है। अब बात करते हैं अरिष्ट की। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब अरिष्ट की बात करते हैं। अरिष्ट में भी सेम उसी तरह से करना है। औषधि द्रव्य आपको इसमें भी लेने हैं, और जितने भी औषधि द्रव्य हैं उनका प्रयोग करके उनको बढ़िया से कूट करके क्या करना है, उनका क्वाथ बना लेना है। और आपको पहले ही पता है, जब आप आयुर्वेद से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा क्वाथ किसको कहते हैं। क्वाथ मतलब औषधि से अधिक पानी लेकर के, जिसको हम काढ़ा कहते हैं, उसमें औषधि रख करके और तब तक उबालना है जब तक पानी आधा न शेष हो जाए, आधा बच जाएगा, तब वो क्वाथ बनता है। तो औषधि द्रव्य को पानी में रख करके और हम क्वाथ करेंगे और फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाएंगे। क्वाथ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाएंगे। प्रक्षेप द्रव्य जो है आपका गुड़ और शर्करा या चीनी आप ले सकते हो, दोनों में से कोई एक आप लेकर के इसमें मिला देंगे। और मिलाने के बाद से आप क्या करोगे, किसी मिट्टी के पात्र में रख करके, किसी भी मिट्टी पात्र में रख करके आपको क्या करना है, मिट्टी पात्र में रख करके उसके मुंह पे कपड़ा लगा करके बंद कर देना है, और इसको भी 1 मास तक रख देना है।
1 महीने तक आपको इसी तरह छोड़ देना है मुंह बंद करके, और जब इससे भी तीखी गंध आने लगे तो आप समझ जाइएगा आपका अरिष्ट जो है तैयार हो गया। तो ये हो गई अरिष्ट की प्रक्रिया। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अंतर जो है ज्यादातर प्रभाव का पड़ जाता है, क्योंकि दोनों की प्रक्रियाएं जो है अलग अलग है। एक को अग्नि पे पाक किया जा रहा है, एक को अग्नि पे नहीं पाक किया जा रहा है। तो जिसको अग्नि पे पाक कर रहे हैं वो अरिष्ट है, और जहां पे अग्नि सहायक नहीं है उसको हम आसव कहते हैं। तो ये दोनों कल्पनाएं जो है संधान विधि से होती हैं। तो ये मुख्य थी। अब इसके बाद से तीसरी जो कल्पना है वो भी देख लेते हैं कि तीसरी कल्पना क्या है, और उसी तरह से जो कल्पनाएं हैं संधान के अंतर्गत आती हैं उनको मैं बारी बारी से बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं अगले जो संधान की जो कल्पनाएं हैं, अगली जो संधान की कल्पनाएं हैं, और मैं इस तरह से बताऊंगा कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन की डिफिनेशन मैं दूंगा और एक एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से डिमोटिवेटेड हैं अपने कोर्स को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। मैं समझ सकता हूँ, आपकी दिक्कत समझ सकता हूँ कि आप डिमोटिवेटेड क्यों हो, क्योंकि आपको ऐसा डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, आपके कॉलेज में प्रॉपर टीचर नहीं है, आपको इस हिसाब से गाइड कोई नहीं कर रहा है कि सारी चीजें आपको समझ में आए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि क्यों आपको अपने सब्जेक्ट से, अपने सिलेबस से रिलेटेड या अपने कोर्स से बहुत ही ज्यादा प्राउड होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद जो है हर चिकित्सा पद्धति की जन्मदाता है, और आप उस चिकित्सा पद्धति से जुड़ करके अगर पढ़ रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्यों प्राउड होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके कमेंट से रिलेटेड कि सर वैकेंसी नहीं निकल रही है, जॉब नहीं निकल रही है, तो घर पे बैठे रहेंगे और चिल्लाएंगे कि जॉब नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो जॉब आपको नहीं मिलेगी, वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको एक यूनिटी स्ट्रेंथ बनानी होगी। बहुत सारे बच्चे हैं, आपको पहले से पता है कि बहुत सारी जो सीटें हैं आयुर्वेद विभाग में खाली हैं, जरूरत है उनको भरने की। गवर्नमेंट को कब पता चलेगा? जब सब लोग मिलकर के एक साथ यूनिटी में आएंगे तभी जाकर के होगा। और ऐसा नहीं है कि आप में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको मैं कह रहा हूं कि नहीं आप बैठे रहिए, ऐसा नहीं है। आप जब तक काम नहीं करोगे और इस चीज पे आवाज नहीं उठाओगे तब तक आपको जॉब वैकेंसी से रिलेटेड कोई चीजें नहीं मिलने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कि मैंने कई बार इन्फॉर्म भी आपको किया कि बहुत सारी सीटें खाली हैं, वैकेंसी निकलने वाली है, तो गवर्नमेंट कब तक निकालेगी वो गवर्नमेंट की मंशा है। लेकिन आपको जो करना है वो मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको वैकेंसी जो ही आए तो आपको उसमें चांस मिल जाए। आप क्या कर रहे हो? आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, न ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, न ही रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो आप क्या कर लोगे? आप वहां पे अप्लाई करके आप नौकरी पा लोगे? नहीं पा पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप अपने रजिस्ट्रेशन के पीछे किसी तरह से लग करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और कहीं भी जा करके किसी भी आयुर्वेद हॉस्पिटल में, किसी बीएमएस डॉक्टर के अंडर में, किसी हॉस्पिटल में आप काम कीजिए और वहां से आप एक्सपीरियंस लेटर लो कम से कम 2 साल का, क्योंकि जितनी भी भर्तियां आएंगी उन्हीं को वरीयता मिलेगी। जो कम से कम 2 साल कहीं काम किए हैं, 1 साल काम किए हैं, उन्हीं को वरीयता मिलने वाली है। तो बार बार कमेंट करने से कि नहीं आयुर्वेद खराब है या इससे हम कोर्स करके ऐसे ही निठल्ले बैठे हुए हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको इस हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि हमने अपने कोर्स को करने के बाद से क्या किया, हमने खाली मैं जो हूँ खाली क्यों बैठा हूँ और क्यों मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इससे रिलेटेड चीजें हैं। और आपने जो पढ़ाई की है, आपकी पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं है कि आपको आयुर्वेद पूरी तरह से समझ में आएगा। चैनल पे ज्यादातर व्यूज मैं भी देख रहा हूँ कि चैनल पे ज्यादातर व्यूज किस वीडियो पे आ रही है, जिसमें वैकेंसी से रिलेटेड चीजें बताई जा रही हैं। तो आप इसलिए इंटरेस्टेड हो कि वैकेंसी आए और उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊं और आप उस वीडियो को देखो और वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा या वीडियो रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी आएगी तो वीडियो आपको दी जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले वैकेंसी से पहले आपने अपनी तैयारी कितनी की है, आप पहले अपने आप को चेक करो कि तैयारी कितनी है। और कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली क्या हो, थक करके, हार करके डिमोटिवेट हो जाओ और अपने आप को कोसो, कोर्स को कोसो, आयुर्वेद विभाग को कोसो, अपनी चिकित्सा पद्धति को कोसो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा कोई भी पिक्चर बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा कठिन रोल किसको दिया जाता है? उनको दिया जाता है कि जो बहुत ही अच्छे कलाकार होते हैं, ऐसा हीरो जो कि बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो इतना कठिन रोल जो है अच्छे हीरो को ही मिलता है।
और कभी भी वो घबराता नहीं है। तो अगर आपके साथ इतनी परिस्थितियां खराब हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि सबसे अच्छा किरदार आपको मिला हुआ है, और एक समय ऐसा आएगा कि आप निखरोगे, उसमें अपनी कलाकारी दिखाओ, अपना काम करो, अपनी तैयारी पूरी करो, कि एक समय ऐसा आए कि जैसे जो सबसे बढ़िया रोल करके, सबसे अच्छा रोल करके, सबसे कठिन रोल करके हीरो अपनी पिक्चर को हिट कर देता है, उसी तरह आप अपने जीवन में सफल हो जाओ। तो ये सारी चीजें आप मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली फिर मैं टॉपिक पे चलता हूं। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि कुछ चीजें मैंने मेंशन की है, जैसे सुरा है, वारुणी है, सुक्त है, कंजिका है, तुषोदक है। तो सुरा जो है मैंने पहले ही बताया कि सुरा जो है वो चावल और आटे के संधान से बनता है, मतलब इसको भी चावल को और चावल या आटे को पानी में मिक्स करके हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए रख देंगे, तो उस संधान वाले चीज को हम क्या कहते हैं, सुरा। और ज्यादातर लोग सुरा का मतलब क्या कहते हैं, शराब। शराब हम नहीं कहेंगे, हम इसको मदकारी कहेंगे। मदकारी का मतलब क्या, क्योंकि ये संधान हो गया तो इसमें कुछ ऐसे गुण आ गए जो कि ये मदांत या मदानता का गुण लेकर के आ रहा है, जिससे अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट में, थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। ये कह सकते हैं कि सुरा इस हिसाब से काम करता है। तो चावल या आटा किसी में से दो को हम पानी में रख करके संधान करते हैं, तब जाकर के तैयार होता है। अब करते हैं बात वारुणी की। तो वारुणी में ताल या खजूर, ताल और खजूर दोनों हो सकता है। इसके रस में हम क्या करते हैं, संधान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वारुणी। तो चावल का संधान करें या आटे का संधान करें, लेकिन ताल और खजूर के रस में अगर करें तो उसको हम वारुणी कहा जाएगा। ये भी पीने वाली पेय में बहुत अच्छी क्वालिटी का एक दवा है, जिसको प्रयोग में रोगी के लिए लिया जाता है। तृष्णा पिपासा वगैरह में ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। सुक्त को अगर बोलेंगे तो सुक्त जो है, जब मद ठीक से नहीं बनता है, मतलब अगर सही तरीके से नहीं बना, उसमें खटास आ गई बहुत ज्यादा, तो उसको हम सुक्त कहते हैं, या लोकली भाषा में हम सिरका कहते हैं। तो सिरका को भी मैंने पहले बताया है। कांजिका देख लेते हैं। तो कांजिका क्या है, चावल का भात बना लेते हैं, मतलब कि चावल जो है उसको पका लेके भात बन जाएगा, तो उसको 3 गुना जल में मिला करके 1 सप्ताह के लिए हम छोड़ देंगे। जैसे कि मैंने बताया मिट्टी के पात्र में ही संधान करना, तो 1 सप्ताह के लिए छोड़ दोगे तो ये भी किण्वन हो जाएगा, और उसके रस को अगर प्रयोग करते हैं या दवा में प्रयोग लेते हैं तो उसको हम कांजिका या कांजी भी कहते हैं। अब बात करते हैं तुषोदक की। तो तुषोदक क्या है, साबुत चावल के दाने को लेकर के कूट देंगे और बिना आग पे पकाए ही जितना चावल है उससे 4 गुना अधिक पानी लेकर के अगर किसी मिट्टी के बर्तन में रख करके पानी के साथ छोड़ देते हैं, उसका मुंह बांध करके 1 हफ्ते तक, तो हम उसको कहते हैं तुषोदक। और जितने भी संधान द्रव्य हैं, इनका अलग अलग चिकित्सा में अलग अलग कार्य है। तो संधान कल्पना का जो टॉपिक था आपके सामने मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अभी तक चैनल की जानकारी नहीं है, या उनको ये लगता है कि उनके सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो वहां तक आप वीडियो पहुंचा दीजिए। वीडियो पहुंचाना आपका काम है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि नौकरी मिलेगी तो जरूर मिलेगी, थकने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है प्रयास करने की।